नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की बुक समकालीन भारत फर्स्ट का 4th चैप्टर जलवायु डिस्कस करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जलवायु यानी कि आप जैसे कि जानते हैं कि हर क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो अलग अलग होती है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसके कुछ मेन पॉइंट है, पहले तो हम उसको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले है मानसून। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। यानी मानसून जो शब्द बना है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है और जिसका अर्थ हम मौसम से लगाते हैं। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, यानी एक वर्ष में क्या क्या परिवर्तन होते हैं हवा की दिशा में और ऋतुओं के अनुसार क्या क्या परिवर्तन होते हैं, मौसम में क्या क्या चेंज आए, वो ही मानसून है एक साल के अंदर। फिर इसके अंदर इधर से पढ़ते हैं कि सबसे पहले किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात अब देखिए, सबसे पहले 2 तत्व कौन से थे। सबसे पहला जो तत्व था स्थलाकृति थी और दूसरा अपवाह था, यानी ये 2 तत्व थे। इसके बाद जो तीसरा तत्व आएगा वो है वायुमंडलीय अवस्था, जिसके बारे में हम तीसरा तत्व है और जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, और तथा मई का महीना गर्म व असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। ये सारे जो प्रश्न है इसका उत्तर है भारत की जलवायु। जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम अलग अलग प्रकार का होता है। जैसी जैसी ऋतुएं आती है, जैसा जैसा मौसम आता है, वैसे वैसे ही पूरे साल भर में परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाएं व विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। यानी मौसम में ये सारी चीज़ें होती है, जैसे तापमान का बढ़ना, वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडल में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पवनें यानी कि हवाएं, आर्द्रता यानी कि नमी, और वर्षण यानी कि वर्षा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको, ये तो आप इन छोटी सी चीज़ों को जानते ही होंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें मौसम के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि मानसून में ये सारी चीज़ें होती है। भारत की जलवायु में भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मौसम की जो अवस्था होती है एक दिन में ही कई बार बदलती है। आपने देखा होगा, सुबह ठंडा मौसम होता है कई बार और दोपहर को गर्मी होती है, कभी छाया कभी बरसात, यानी एक दिन में ही कई अवस्थाएं आती हैं मौसम की। फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान रहती है। जैसे दिन गर्म, ठंडे, हवादार, शांत, आसमान बादलों से घिरा या आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। यानी कि कई हफ्ते तक मौसम एक जैसा रहता है, यानी कि बिल्कुल ना बारिश ना ठंड का मौसम, सिर्फ धूप निकली रहती है। और कुछ टाइम के लिए मौसम ऐसा भी हो जाता है जो बिल्कुल ही यानी कि बादलों से घिरा रहता है। तो यानी कि मौसम कैसा भी हो सकता है, जलवायु कैसी भी हो सकती है, अलग अलग क्षेत्र की जलवायु अलग अलग होगी। यानी कि एक दिन का मौसम भी अलग हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है। अब इस साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसे भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। यानी इस प्रकार की जो जलवायु है, जलवायु का जो मौसम है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद हम 2 महत्वपूर्ण तत्व जैसे तापमान और वर्षण, वर्षण का मतलब वर्षा, को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक मौसम से दूसरे मौसम इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। यानी अगर हम एक स्थान का तापमान और वर्षण देखें यानी वर्षा देखें और फिर दूसरे से उसकी तुलना करें तो दोनों में हमें क्या डिफरेंस मिलता है। अब जैसे गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये तो आप जानते हैं कि राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि चूरू है, सीकर है, या जैसलमेर है, या फिर जोधपुर का कुछ इलाका है। यानी कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां गर्मियों में तापमान 50 से भी ऊपर पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर का पहलगाम में जो तापमान रहता है वो 20 डिग्री से नीचे ही रहता है या लगभग 20 डिग्री रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में
द्रास का तापमान, द्रास यानी कि एक स्थान का नाम है, -45 डिग्री तक हो जाता है। यानी जम्मू कश्मीर उस समय भी ठंडा रहता है, तब वहाँ का जो तापमान है लगभग 20 डिग्री रहता है, जब यहाँ 50 डिग्री से तापमान ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो एक यानी कि बर्फ़ से घिरा हुआ इलाका है। और जब ठंड पड़ती है, ठंड का मौसम आता है पूरे भारत में, उत्तर भारत में, तब वहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है। जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तिरुवनंतपुरम यानी केरल की राजधानी, केरल के अंदर, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, वहाँ ये जो तापमान है वो 22 डिग्री रहता है। कहने का मतलब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। उत्तर भारत यानी कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, वहाँ तापमान जो गर्मियों के मौसम में है यानी काफ़ी ज़्यादा रहता है। जब उत्तर भारत में तापमान ज़्यादा रहता है तो दक्षिण भारत में तापमान कम रहता है। ठीक है, यानी कि जो दक्षिण का इलाका है उसमें हमेशा ही तापमान इतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि वो एक तो समुद्र से घिरा है, इस कारण से वहाँ पर हरियाली ज़्यादा होने के कारण, और दूसरा जो पूर्वी इलाका है वो वनों से ज़्यादा आच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ है, नदियों के द्वारा, यानी नदियाँ भी वहाँ बहती है, इस कारण से वो इलाका भी इतना गर्म नहीं रहता। सिर्फ उत्तर भारत का यानी उत्तर पश्चिमी जो इलाका है, जिसमें राजस्थान भी आता है, वो इलाका यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है गर्मियों के समय। और सर्दियों में कुछ टाइम ऐसा आता है कि कुछ ही टाइम के लिए सर्दी आती है, 2-2.5 महीने के लिए, उसके बाद फिर वो स्थान वैसे के वैसे बदलने लगता है। यानी कि यहाँ जो मौसमी जलवायु है बहुत कम समय के लिए रहती है, यानी ठंड है बहुत कम समय के लिए रहती है। बाकी स्थानों पे जो तापमान है वो 20 डिग्री के समथिंग ही रहता है, और यहाँ 50 तक या 50 से ऊपर भी पहुँच जाता है। फिर हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे कि इसी के अंदर है कि विश्व में अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है विश्व को। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है या आर्द्र जलवायु है या किस प्रकार की जलवायु है? क्या आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो देखिए, भारत की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है, यानी कि शुष्क जलवायु भी है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है। तो भारत की जलवायु आर्द्र उष्ण जलवायु है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें है कि मेघालय भारत का एक शहर है, राज्य है मेघालय, जो कि पूर्वी भाग में स्थित है, और जिसमें से एक मेघालय है। यानी कि वहाँ 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उनमें से एक मेघालय भी है। वहाँ का जो एरिया, यानी कि मैंने जैसे पहले भी बताया था, पूर्वी जो क्षेत्र है, कुछ नदियों के कारण और कुछ वनों के कारण घिरा होने के कारण वहाँ बरसात ज़्यादा होती है। तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर के लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब देखिए, बरसात जो है मेघालय में तो होती है 400 सेंटीमीटर, लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर यानी कि उत्तर साइड में आता है, वहाँ भी बरसात यानी कि बर्फ़ से घिरा होने के कारण, वनों से घिरा होने के कारण, इस कारण से वहाँ बरसात भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, यानी कि जो हमारा मरुस्थल है, वहाँ जो बरसात होती है वो 10 डिग्री यानी कि 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। उसका कारण क्या है कि देखिए, बरसात तो हो जाए, लेकिन एक तो सबसे बड़ा जो अवरोध है वो अरावली पर्वतमाला है। कोई भी हवाएं जब आती है, चाहे वो मानसूनी हवाएं हो, तो अरावली पर्वतमाला के से टकरा करके वो हवाएं पुनः लौट जाती है। इस कारण से वो बरसात नहीं कर पाती और बहुत कम बरसात कर पाती है। इस कारण से ज़्यादातर जो क्षेत्र है राजस्थान का वो सूखा ही रह जाता है, यानी वर्ष भर में बहुत कम बारिश होती है राजस्थान में, न के बराबर होती है। मतलब जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होती। जैसे कि इसमें लिखा भी है 10 सेंटीमीटर से कम, यानी कि समथिंग 40 से 50 सेंटीमीटर तक की बरसात यहाँ होती है। और जहाँ पर यानी कि समुद्री इलाका है जो वनों से घिरा है, अब देखिए जैसे कि मेघालय है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर बरसात होती है, कहाँ 40 और कहाँ पर 400। अब देखिए, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक बरसात होती है। जैसे कि आप जानते हैं मानसून का प्रवेश होता है, जून से मानसून प्रवेश करता है और सितंबर में वापस लौटना प्रारंभ करता है। तमिलनाडु पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। अब देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, तमिलनाडु का है, दक्षिण भाग है भारत का, वहाँ पर जो बरसात होगी वो अक्टूबर नवंबर में होती है, जब मानसून लौटता है। मानसून जब लौटता है तब वहाँ के क्षेत्रों में बरसात होती है।
जब मानसून आता है तब बरसात नहीं होती, जब लौटते समय उसके कुछ क्षेत्रों में बरसात होती है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इस साइड में है कि जो यानी कि एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। महाद्वीपीय अवस्था गर्मी से बहुत अधिक एवं गर्म व सर्दी में बहुत अधिक ठंडा रहते हैं, यानी कि कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर बहने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। यानी कि ये जो टोटल बात ये कि जो महासागर यानी कि जो समुद्र के किनारे की जो धाराएं हैं, जो पवनें बहती हैं वहाँ पर, तो हर चीज़ को, हर क्षेत्र को यानी कि प्रभावित करती है। कोई भी क्षेत्र हो जो उसके यानी कि आसपास से घिरा हो, उस सभी को, चाहे वो जलवायु ठंडी हो चाहे वो जलवायु गर्म हो, तो यानी कि दोनों दिशाओं में दोनों जलवायु ही प्रभावित करती है आसपास के यानी कि तट क्षेत्र को। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज़ें हैं, देखिए इसमें है, इस साइड में सबसे पहले उत्तरी भारत में यानी उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अब देखिए पूर्व से पश्चिम, पूर्व मैंने पहले बताया था कि पूर्व जो है वनों से घिरा हुआ है और पश्चिम में हम रहते हैं, राजस्थान आता है। तो जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर हम जाते हैं यानी कि मानसून आता है, या कैसे मान लो बरसात की दिशा है या मौसम की दिशा है या हवाओं की दिशा है, वैसे वैसे घटती जाती है। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत से होते हुए भी मान लो, पूर्व से मान लो उत्तर की ओर, उत्तर से मान लो पश्चिम की ओर, किसी मर्जी प्रकार से आप मान लो। जब उत्तर की ओर हम यानी कि पश्चिम की ओर हम बढ़ते हैं तो किसी भी, कोई भी हवा है, कोई भी वर्षा है, उसकी मात्रा हमेशा कम ही होती जाती है। विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र, घरों के प्रकार में दिखती है। यानी कि आपने जानते होंगे कि जैसी जलवायु होगी वहाँ का वातावरण वैसा ही होगा, वहाँ के लोग उसी प्रकार के होंगे। फिर है इस साइड में, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी तापमान की, किसी क्षेत्र का तापमान किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से प्रभावित करता है, इस चीज़ को भी, यानी कि ये चीज़ें भी वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ऊंचे पर्वत ठंडी व गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम हो तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब देखिए राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर वो नहीं होती, अरावली यानी कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि एक पर्वतमाला ऐसी है जिसके कारण से कोई भी बरसात या कोई भी मौसमी हवाएं आती है वो उससे टकराकर पुनः लौट जाती है, इसलिए वो यहाँ बरसात नहीं कर पाती। फिर देखिए जलवायुवीय नियंत्रण, यानी कि ये क्या है कि किसी भी क्षेत्र को जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारक होते हैं, जैसे कि अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब है, पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी, धाराएं व उच्चावच लक्षण। ये तो आप जानते हैं कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे जलवायु की दिशाएं होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होती है। ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी आती है, बरसात में भी कमी आती है, यानी हवाओं में भी कमी आती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, मान लो पानी का जो वेग होता है, जिस स्थान से पानी का वेग होता है, यानी जहाँ से पानी निकलता है, जिस समुद्र से या जिस तटीय स्थान से, वहाँ पानी का वेग बहुत तेज़ होता है। लेकिन जैसे जैसे पानी आगे की ओर बढ़ता है, रास्ते में कई अवरोध आते हैं, जैसे पत्थर वगैरह आ गए, तो पानी का जो बहाव है वो कम होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे ऊंचाई पर हम जब जाते हैं तो उनकी जो दिशा है, यानी कि पवनों की दिशा है, वो कम होती जाती है। जहाँ से पवनें स्टार्ट होती है वहाँ उनकी यानी कि गति जो होती है तेज़ होती है और बाद में गति धीरे धीरे कम होने लगती है। वायुदाब, वो ये कि वायु का जो दाब है, यानी कि हवाएं जो है कितने प्रेशर से चलती हैं और बाद में उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पवन तंत्र, यानी कि मौसम को किस प्रकार से हवाएं किसी दूसरी हवाओं को या मौसम को या जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी, समुद्र जो होता है उसके पास का जो क्षेत्र होता है वहाँ से जब हवाएं चलती है तो गति तेज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उनका वेग कम होता जाता है। उसके बाद सेम चीज़ें हैं धाराएं, यानी धाराओं की गति स्टार्टिंग में तेज़ बाद में धीरे। ऊंचावच लक्षण, यानी तापमान, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में भी कमी होती जाती है। तो टोटल बात यह है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं यानी कि आगे की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हर चीज़ की गति जो है वो कम होने लगती है पहले की तुलना में।
फिर उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इधर से पढ़ लेते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि अक्षांश, अब इसमें डिटेल में बताया गया, फिर भी ये देख लो। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम से कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जैसे कि आप जानते हैं 3 रेखाएं हैं, यानी कि कर्क है, मकर है और विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री से मध्य से गुजरती है, ठीक है। और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है, मध्य से यानी कि बीच में से गुजरती है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। विषुवत रेखा जो मैंने बताई 0 डिग्री, उससे ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और विषुवत से नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है। राजस्थान का जो सबसे दक्षिण का इलाका है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ से गुजरती है, यानी डूंगरपुर से गुजरती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसमें कि पश्चिम के कच्छ के रण से, अब देखिए कच्छ का रण जो है वो गुजरात में है और राजस्थान और गुजरात तो पास पास में ही हैं, यानी गुजरात से भी होते हुए और राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। से लेकर के पूरब में आगे चल कर के पूरब के अंदर मिजोरम जो क्षेत्र आता है वहाँ से भी गुजरती है। यानी भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी भारत में कम से कम मेरे हिसाब से 7 या 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय, इसलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ये है, देख लिए आप, भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों है, यानी कि गर्म भी है और ठंडी भी है, दोनों है। ऊंचाई, अब ऊंचाई में देखिए भारत के उत्तर में हिमालय है, सबसे ऊपर हिमालय पर्वत स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई ज़मीन से कितनी 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। तो आपको पता है हिमालय से ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश करती है, लेकिन इन हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। यानी कि जो हिमालय पर्वत है और जो हिमालय पर्वत के दूसरी साइड से जो हवाएं आती है हिमालय पर्वत, उनको भारत में आने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। यानी कि जब हवाएं नहीं आ पाती, ठंडी हवाएं हमारे देश में, तो ठंड कहाँ से पड़ेगी, क्योंकि एक अवरोध हिमालय पर्वत भी है। वायुदाब, पवन, अब देखिए वायुदाब और धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवात, विक्षोभ या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये सभी वायु की प्रकार हैं। यानी कि ये सब के सब वायु के प्रकार हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी वायु किस प्रकार से चलती हैं, अभी अपने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। भारत कहाँ स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है, दक्षिण की ओर बहती है। कॉरियोलिस बल के कारण दाहिनी और यानी कि एक बल जिसके कारण इनकी जो दिशा है वो विपरीत हो जाती है। ध्यान रखना इस चीज़ का, कौन से बल के कारण इनकी दिशा विपरीत होती है, तो उस बल का नाम है कॉरियोलिस बल। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसलिए पवनों की दिशा इस बल के कारण किसी और स्थान से किसी और स्थान की ओर हो जाती है। इधर थोड़ा सा पढ़ते हैं अपने। जेट विमान क्या होते हैं, देखिए ये भी धाराएं हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में रहती है। ये इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं या जेट विमान। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष भर हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। यानी कि ये हवाएं हैं ठंडी हवाएं, जो कि गर्मी की ऋतु को छोड़ करके, क्योंकि गर्मी में तो हर क्षेत्र का तापमान थोड़ा डाउन हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, डाउन तो नहीं होगा, बढ़ जाता है, और वैसे डाउन भी हो जाता है। मान के चलिए जो ठंडा इलाका है वहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि जहाँ 20 सेंटीमीटर यानी कि मौसम रहता है वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे 30 हो जाएगा या 40 हो जाएगा। तो यानी कि ये हवाएं गर्मी को छोड़ करके बाकी पूरे साल भर बहती है, ठीक है। इसमें तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए फिर आता है पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, और एक इधर अपने कॉरियोलिस बल के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी विक्षोभ होता है, देखिए अभी जो सर्दी की ऋतु है हमारी, यानी आएगी जो भी, उसमें जो बरसात होती है जिसको हम मावठ बोलते हैं, सर्दी के समय जो बरसात होती है नवंबर यानी कि दिसंबर जनवरी में, ठीक है। जो वो बरसात होती है
वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। यानी कि इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है इसी के कारण राजस्थान में सर्दी की ऋतु में दिसंबर जनवरी में बरसात होती है। ठीक है, ये देख लिए, इसमें लिखा भी होगा कि सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, पश्चिमी यानी कि हमारा पश्चिम का इलाका, ठीक है, उसमें सर्दी की ऋतु में होने वाली बरसात को ही हम पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ या धाराएं बोलते हैं। तो ये तो अब देखिए, इसमें लिखा क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीनों में आते हैं। ठीक है, और यानी कि कब आते हैं, अक्टूबर नवंबर में आते हैं, दिसंबर जनवरी में बरसात करते हैं। तो उड़ीसा के तट, अब देखो कई जगह पर इन चीज़ों का नुकसान भी होता है, जैसे कि कौन सा इलाका है, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के तट हैं, वहाँ पर ये विनाश के कारण भी बनते हैं। यानी ये बरसात वहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँचाती है, तो बेसिक सी बात है वहाँ, और हमारे यहाँ फसलों को फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये नुकसानदायक भी और फ़ायदेमंद भी है। इधर है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल में देखिए आप कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है और घूमने के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं, जिसके कारण पवनों की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है, घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। इसमें इतना ही आप ध्यान रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। भारत की वायुदा पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क जलवायु दक्षिण से निम्न दाब वाले महासागरीय की ओर ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया व उत्तर पूर्वी भारत की, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये है, इसमें आप देख सकते हैं भारत, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। अब देखिए जो तीर के ये निशान लगे हुए हैं, ठीक है, जो तीर के ये निशान हैं ये बता रहे हैं धाराओं को, हवाओं को, यानी कि मानसून की जो मानसून की हवाएं तो नहीं कह सकते, यानी कि कोई भी धाराएं हैं या पवनें हैं उनको बता रहे हैं। नीचे लिखा भी हुआ तीर से डिनोट किया गया धरातलीय पवनें, यानी कि जो धरातल पे चलने वाली पवनें हैं तीर के निशान से उनको डिनोट किया गया है। जैसे कहाँ से चलती है, हिंद महासागर से चलती है। हिंद महासागर से होती हुई भारत की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से, यानी उधर से आते हुए और इधर से आते हुए दोनों तरफ से टकराती है। ये कौन सी पवनें, धरातलीय पवनें। और नीचे जो लिखा है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ये ठंडी हवाएं हैं जो कि देखिए आप ऊपर की साइड में बहती है। फिर है इसके बाद नेक्स्ट चित्र में हम देखते हैं कुछ और क्या चीज़ें देखेंगे। हाँ, इसमें देखें धरातलीय पवनें वापिस धरातल की ओर बहती हुई, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट। अब यानी कि इसमें अलग थोड़ी सी दिशाएं हैं। ये जो है इसके अंदर लिखा हुआ है कि जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति, ये जून महीने के दौरान है जबकि वो जनवरी महीने के दौरान है, तो दोनों की स्थिति अलग अलग है, यानी हवाएं किस दिशा में किस ओर चलती है वो इसमें बताया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट है भारतीय मानसून, जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको समझने के लिए हम इसकी देखिए चित्र से ही मैं आपको बता देता हूँ, जो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखिए मानसून का इसमें यही है, मानसून का आगमन या मानसून की वापसी कब होती है, इसमें चित्र है, इससे आप ज़्यादा बेटर समझ जाएंगे। देखिए मानसून जो भारत में आता है वैसे तो 15 मई से स्टार्टिंग हो जाती है, ध्यान रखिए 15 मई से, लेकिन भारत में प्रवेश कब करता है, तो भारत में प्रवेश 1 जून को करता है। देखिए सबसे नीचे आप देखिए 1 जून तिरुवनंतपुरम यानी केरल राज्य है, यहाँ केरल राज्य है, तो 1 जून को केरल से प्रवेश करते हुए ये कहाँ जाता है, केरल से फिर आगे है आंध्र प्रदेश, और ये बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक है, और इधर होते हुए ये लास्ट में आंध्र प्रदेश का ही इलाका है, यानी यहाँ जाता है। ये 1 जून को इस साइड में प्रवेश करता है। फिर कुछ दिनों के बाद 5 जून यानी 4-5 दिनों के बाद 5 जून को उसकी जो दिशा होती है वो इस साइड में होती है। अब ये कौन सा इलाका है, ये जो है ये कर्नाटक है, गोवा है, ये इस इलाके से प्रवेश करता हुआ हैदराबाद वही आंध्र प्रदेश आ गया, फिर इधर से इधर यानी दिशा इसकी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है 10 जून। 10 जून को आता है मुंबई से प्रवेश, मुंबई है, नागपुर यानी
मध्य प्रदेश हो गया, इधर से होता हुआ फिर ये भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की राजधानी उड़ीसा, फिर पटना बिहार होते हुए सीधा नेपाल की ओर निकल जाता है। ठीक है, 10 जून हो गया। फिर आता है 15 जून को गुजरात में प्रवेश करता है अहमदाबाद, फिर मध्य भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और उसके बाद फिर ये इस प्रकार से होते लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऐसे करते वापस नेपाल। उसके बाद फिर है कितनी जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई को फिर ये, अभी तो वैसे तो माना जाए ये अहमदाबाद ही यानी कि गुजरात ही है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है जैसे कि कच्छ का रण वगैरह है, वहाँ से प्रवेश करके फिर ये राजस्थान में, ये देखिए अब राजस्थान भी इसके अंदर आता है। ये राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ 1 जुलाई को मानसून प्रवेश करता है, लेकिन 15 जुलाई हमारे जब से, यानी कि राजस्थान का जो बिल्कुल रेगिस्तान है जैसे जैसलमेर है या जोधपुर है या बीकानेर है, वहाँ 15 जुलाई को प्रवेश करता है, 15 जुलाई को प्रवेश करता है। टोटल बात ये है, देखिए भारत में मानसून का आगमन 1 जून को, वैसे 15 मई को, लेकिन 15 मई को कहाँ रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 15 मई को जो ये यानी कि नीचे अरब सागर आप देख रहे हैं या बंगाल की खाड़ी है, और इसके जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है या उधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी यहाँ पर रहता है। इधर देखिए, इधर लिखा भी है, एक चीज़ देखिए ध्यान से, इधर साइड में लिखा हुआ बंगाल की खाड़ी के साइड में 25 मई लिखा है ना, तो यानी कि हालांकि 15 मई है या 25 मई है, वैसे 15 मई है, तो इस साइड में ये प्रवेश करता है, यानी कि इसकी जो आने की तारीख है वो 15 मई है अलग अलग स्थान पर, लेकिन भारत में प्रवेश ये 1 जून को करता है। और सबसे पहले प्रवेश केरल में करता है और सबसे लास्ट में प्रवेश राजस्थान में करता है, 1 जुलाई या 15 जुलाई। 1 जुलाई को राजस्थान में प्रवेश, 15 जुलाई को राजस्थान के वो क्षेत्र जो बिल्कुल रेगिस्तान की श्रेणी में आते हैं जैसे जैसलमेर बीकानेर, ये है आगमन। अब इसके बाद उसके लौटने की स्थिति है, ये इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो मैंने बताई। अब देखिए मानसून का अंत यानी मानसून के लौटने की स्थिति, जहाँ सबसे पहले प्रवेश किया वहाँ सबसे लास्ट में पहुँचेगा, और जहाँ सबसे लास्ट में आया वहाँ सबसे पहले जाने का उसका समय होगा। अब देखिए सबसे लास्ट में 15 जुलाई को राजस्थान में प्रवेश किया। अब देखिए कब तक रहता है, 1 सितंबर को वापस लौट आता है। 15 जुलाई, 15 अगस्त, 1 सितंबर, यानी 1.5 महीना मानसून यहाँ रहता है। सबसे ज़्यादा बरसात आप जानते हैं जुलाई के महीने में होती है, मानसून के कारण ही होती है। जो आप कहते हैं भाई जून जुलाई में बरसात होगी, यानी जुलाई जो होता है सबसे ज़्यादा बरसात वाला ही होता है। इस बार अगस्त में हुई है। ये जो स्थिति है यह 10-15 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वैसे होती यही है। तो देखिए राजस्थान में सिर्फ 1.5 महीना मानसून रहता है, सबसे लास्ट में आता है और सबसे पहले जाता है। ठीक है, तो यानी इसकी लौटने की स्थिति जो है देखिए 1 सितंबर को ही लौटना प्रारंभ करता है। ठीक है, सबसे पहले जो राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके हैं 1 सितंबर को वहाँ से लौटना प्रारंभ करेगा, फिर संपूर्ण राजस्थान में 15 सितंबर को, फिर आगे 1 अक्टूबर को, फिर उसके बाद 15 अक्टूबर को, 1 जून को, 15 नवंबर को, और लास्ट में जा कर के 1 दिसंबर को। यानी जहाँ 1 जून को प्रवेश किया वहाँ 1 यानी कि नवंबर दिसंबर में वापस जाता है, यानी 6 महीने रहता है यहाँ पर। जो दक्षिण का इलाका है यहाँ सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है और कम से कम 6 महीने के बाद यहाँ पर लौट करके पुनः आता है, जबकि राजस्थान में 1.5 महीने रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है भारत में यानी कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का होना। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ये वही है मानसून की वापसी जो मैंने आपको बताई कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। ये चीज़ वही है कि मानसून कैसे लौटता है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं मासिनराम क्या है? मासिनराम है मेघालय का एक शहर। इससे पहले था चेरापूंजी जो मेघालय का ही था, और मासिनराम भी मेघालय का ही है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बरसात करने वाला स्थान है। यानी यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बरसात होती है, जैसे कि आपको बताया था 400 सेंटीमीटर के करीब। मेघालय का ही शहर है ये। फिर इसके बाद देखिए, जून से लेकर के सितंबर के अंदर
मौसमी बरसात, यानी कि जो मानसून के कारण बरसात होती है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक बरसात होती है और कितनी कितनी होती है। देखिए सबसे पहले 400 से अधिक, 400 से अधिक, आप देखिए इसको ब्लू कलर से डिनोट किया गया है, ब्लू है या जो भी है डार्क ब्लू है। तो देखिए एक तो सबसे ऊपर है भूटान के इस साइड में, ये मेघालय है, उधर लास्ट वाला अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर एक इधर है अरब सागर की साइड में, ये देखिए ये है केरल, जो बीच में से बिल्कुल, यानी कि केरल है, हाँ ये केरल ही है या केरल है या कर्नाटक है, यानी कि जो छोटा सा बना हुआ है इस साइड में होती है, या गोवा है, हाँ गोवा है, गोवा भी हो सकता है, यानी गोवा है या इतना सही है ये गोवा ही है, क्योंकि कर्नाटक जो केरल है वो तो इस साइड में पड़ता है, लक्षद्वीप के बिल्कुल सामने है, तो यानी कि गोवा, ठीक है। उसके बाद 200 से 400, अब 200 से 400 कहाँ होती है, जो समुद्र के बिल्कुल किनारे में है, जैसे ये सारे ही इलाके आ गए, इसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है, या गोवा है, या केरल है, ये सारे, या महाराष्ट्र है, ये जो दक्षिण वाले इलाके हैं। फिर 100 से 200 और 60 से 100। पहले अपने सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि भारत के मध्य भाग में होती है। देखिए आप ध्यान से, जो ये ब्लू कलर से, यानी कि आसमानी कह सकते हैं, स्काई ब्लू कह सकते हैं, इस कलर से जो डिनोट किया गया है ये मध्य भाग है। और इस मध्य भाग में जो बरसात का औसत रहता है वो 100 से 200 रहता है। अब थोड़ा सा फीका भी है जो 60 से 100 है, इसमें कुछ इलाके ऐसे भी आपको मिलेंगे जो मध्य भाग में ही हैं, या थोड़ा सा मध्य भाग से इधर उस साइड में है थोड़ा सा, यानी कि पूर्व वाली साइड में 60 से 100, 40 से 60 मध्य भाग के नीचे वाला जो इलाका है 40 से 60, और उधर 20 से लेकर के 0 तक, वैसे या आप कह सकते हैं 40 से लेकर के 20 तक, ये अपना राजस्थान है। यानी कि ये बताया गया भी कहाँ पर बरसात कैसी होती है। सबसे कम होती है अपने पश्चिमी भाग में, सबसे ज़्यादा होती है पूर्वी या दक्षिणी भाग में। ये तो है जब मानसून आता है, 2-3 महीने जब रहता है, वैसे अपने यहाँ 1.5 महीने रहता है, लेकिन वैसे 6 महीने अलग अलग स्थानों पे रहता है। तो जून से सितंबर की जो बरसात होती है, जो कितनी कितनी सेंटीमीटर कहाँ कहाँ होती है उसको बताया गया है। फिर है कि नेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसमें भी यही बताया गया है कि वार्षिक अब ये बताया कि पूरे साल में कितनी वर्षा होती है, यानी कि भारत के क्षेत्रों में पूरे साल में सेम वही प्रोसीजर है, सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ कहाँ होती है, तो इसमें पूरे साल भर का बताया गया है। अब ये अखबार का एक पेज है, इसमें ये बताया गया है कि बरसात के कारण क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे एक लिखा हुआ है कि भारी डेलग का मतलब है भारी बरसात होना, ठीक है। और उसके बाद इधर लिखा है आफ्टर 2 डेज बीटिंग कोल्ड, 2 दिन हो गए ठंड से ठिठुरते को, यानी कि ये उसी के बारे में बताया गया। जैसे फ्रीजिंग कश्मीर जम गया, तो ये तो वही बताया गया भी मानसून के कारण कहाँ का क्षेत्र किस प्रकार का हो गया। इसमें देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। आप जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से, ये वही है हिमालय के बारे में बताया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो टोटल बात ये है कि जो मानसून का प्रवेश है 1 जून से होता है, और मानसून लौटता कब है, यानी कि समुद्री इलाकों में तो लौटने की जो स्थिति है 6 महीने के बाद होती है, नवंबर दिसंबर में होती है, जबकि राजस्थान में मात्र 1.5 महीने के बाद 45 दिन के बाद ही पुनः लौट आता है। तो ये था मानसून के बारे में, यानी जलवायु के बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप ध्यान रखेंगे, यानी ध्यान रखें, जैसे कि सर्वाधिक बरसात वाला स्थान मेघालय का जो मासिनराम है वो सर्वाधिक बरसात वाला स्थान है। इससे पहले ही मेघालय का चेरापूंजी था। तो दूसरी बात, हर क्षेत्र की जलवायु अलग अलग होती है, कहीं का तापमान ज़्यादा है कहीं कम है। जो भारत में बरसात होती है, यानी कि मानसून के कारण ही सर्वाधिक बरसात होती है, और राजस्थान में मानसून 1.5 महीने रहता है। और उसके बाद मानसूनी पवनों
मानसूनी जब पवनें आती है तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के कारण ज़्यादा बरसात नहीं कर पाती। और जो हिमालय है वो भी एक अवरोध का कारण है, क्योंकि जब ठंड का मौसम आता है तो जो ठंडी पवनें होती हैं वो हिमालय के कारण रुक जाती है। तो यानी कि हिमालय भी एक अवरोध का कारण है। तो ये था मानसून, ये थी जलवायु। तो बस ये टोटल इसमें चीज़ें हैं जो आप के लिए इम्पोर्टेंट थी। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय। और दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।